Hello, good afternoon, FY BCom students. Hello. Hello, good afternoon, FY BCom students. Can you hear me properly? Can you hear me? Yes or no? Hello. Hello. Yes, ma'am. Can you hear me properly? Yes, Okay, let's start. So yesterday was one question was over till here. We were discussing the problems related to the water. Just a minute. Okay. Now can you see it properly? Mihir, all of you, can you see it properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So yesterday till 6,000 किलोमीटर year in the year 2002 ऐसा मैंने कुछ डिस्कस किया था. Am I right? कल मैंने तक यहाँ तक डिस्कस किया था. कौन से एरिया में कितना पानी का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से ईयर में कितना इस्तेमाल किया गया, ऐसा मैंने कल तक यहाँ पे इसका डिस्कशन किया था. आगे हम देखते हैं अभी वाटर सरप्लस. Water surplus and water deficit in the region depends upon the total precipitation, rate of evaporation, the total amount of vegetable cover, and the nature of terrain and soil. तो वाटर सरप्लस और वाटर डिफिसिट मीन्स पानी की जो हम बोलते हैं कमी कैसे उस रीजन पे डिपेंड होते हैं या उस देश पे डिपेंड होते हैं या उस सॉइल पे डिपेंड होती है. जैसे मैं आपको पिछली बार बताया माटी के 3 प्रकार होते हैं. मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं, काली माटी, लाल माटी और ब्राउन कलर की मिट्टी. ऐसा आपको बताया था. आपको कुछ याद है? Yes, यस ma'am. और नो? तो उसके हिसाब से पानी वहाँ पे रिजर्व होता है या कंजर्व होता है या प्रिसिपिटेशन उसका होता है या इवेपोरेशन होता है. वो तो टोटल वेजिटेबल कवर कितना है उस नेचर पे डिपेंड करता है. सिंस द प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स around the globe area or around the globe are far from even. We therefore we have some areas with abundant precipitation and less evaporation. तो प्रिसिपिटेशन तो यहाँ पे ऐसा बताया कि जो प्रिसिपिटेशन का जो अराउंड एरिया होता है इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है वहाँ पे कि प्रिसिपिटेशन जहाँ पे होता है प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स वहाँ पे होता है वहाँ पे हमें एबडंट प्रिसिपिटेशन ज़्यादा प्रिसिपिटेशन दिखाई देता है और लेस इवेपोरेशन मीन्स आपण म्हणतो ना पाण्याची वाफ होते आणि ते जे ढग तयार होतात त्याला आपण म्हणतो इवेपोरेशन. समजलंय का? समझ Yes, ma'am. ओके. प्रिसिपिटेशन का मैंने कल मीनिंग क्या बताया था? प्रिसिपिटेशन का मीनिंग क्या बताया था? मुझे बताएगा प्लीज. प्रिसिपिटेशन का मीनिंग क्या बताया था मैंने? दूसरा है, आगे बढ़ते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इज हाईली अनइवन. कि जैसे हम सभी को पता है कि फ्रेश वाटर मिलना मुश्किल हो जाता है. Many of these inequalities are in the water availability are due to the climatic and physiographic reason. तो फ्रेश वाटर क्यों नहीं मिलता? तो फ्रेश वाटर के लिए उसके लिए क्लाइमेट जिम्मेदार है और फिजियोग्राफिक मीन्स जियोग्राफिकली या ग्राफिकली जो रीजन आते हैं वो जिम्मेदार होता है. यहाँ पे अभी आगे देखते हैं कि इन सम रीजन द प्रिसिपिटेशन एक्सीड एवेपोरेशन. कि कुछ रीजन में
इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हैंस दिस एरियाज हैव अ सरप्लस वाटर, तो उसकी वजह से यहाँ पे सरप्लस वाटर, वाटर का जो हम बोलते हैं, वाटर का जो हम कंटेंट बोलते हैं वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इन सम रीजन द प्रिसिपिटेशन इज लेस देन इवोपरेशन। बारी बारी वही यहाँ पे बात रिपीट हो रही है कि प्रिसिपिटेशन कई जगह ज़्यादा होता है, कई जगह इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से हमें फ्रेश पानी वो मिलता नहीं है, या फ्रेश पानी की कमी हमको महसूस होती है। ये आप देखिए यहाँ पे चार्ट दिखाई देगा, ये चार्ट मैं आपको जरा सा ऊपर कर रही हूँ, तो आपको नीचे ये देखिए फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नो एस्टिमेट मीन्स बिल्कुल भी पानी नहीं है, लिटल वाटर और वाटर स्कैर्सिटी, जितना डार्क ज़्यादा है वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी ज़्यादा है। दूसरा ये थोड़ा सा लाइट है, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी, पानी को लेके झगड़े हो रहे हैं। और फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी मीन्स जहाँ पे पानी है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको हमने बोला है फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी। ये पॉइंट समझा? समझा? मैम फिर से समझे नहीं ये पॉइंट। ये वाला ग्राफिक वाला, हाँ ग्राफिक वाला यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे जो डार्क दिया है, जो डार्क आपको ये पोर्शन दिखाई देते हैं, तो फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी, पानी होते हुए भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र का पानी, जैसे मैंने आपको कल बताया था, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, उसकी वजह से हम उसको पीने की पानी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एम आई राइट? डू अंडरस्टैंड अभी? ओके। देन इकोनॉमिक स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी मीन्स पानी है, फ्रेश वाटर है, लेकिन उसको लेके झगड़े हो रहे हैं, पानी को लेके झगड़े हो रहे हैं, जैसे हमने कल देखा था, वॉर हुआ था ओके 1975 में। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे देखिए लिटल डार्क और डार्क दिखा देता है, तो लिटल और नो वाटर स्कैर्सिटी, कि यहाँ पे थोड़ा सा है पर पानी की कमी नहीं है, और यहाँ पे जो ब्लैंक दिखाई देता है वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो ये पॉइंट समझा? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। यस मैम। आपका ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, अभी दिख रहा है स्लाइड? अभी स्लाइड दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। ओके, रिस्पॉन्सिबल वाटर सरप्लस, पानी की कमी क्यों महसूस होती है? तो यहाँ पे देखिए कुछ रीजन दिए गए हैं। फॉलोइंग स्टेप्स और फॉलोइंग फैक्टर्स आर रीजनेबल और फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर सरप्लस। तो सबसे पहला है वाटर पॉल्यूशन। फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी विल बी burning environmental issues in the 21st century in the water scarce countries, as the total availability of fresh water is becoming less day by day। तो हमें सभी को पता है कि फ्रेश वाटर कम होने की वजह से पीने का पानी हमें कैसे मिलता है, फ्रेश वाटर कैसे मिलता है, कम मिलता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्कैर्सिटी पैदा होता है, कमी महसूस होने लगती है। और उसको लेके कि जैसे हम बोलते हैं कि एनवायरनमेंट में जितना हम हानि पहुंचाते हैं, उसकी वजह से भी एक वो फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे का देखते हैं, वाटर पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर that can affect the health, survival and activities of the humans or other living organism। तो पानी का पॉल्यूशन या सॉरी पानी का प्रदूषण, पानी का पॉल्यूशन नहीं बोलते, पानी का प्रदूषण किस डेफिनेशन में हम देखेंगे तो उसको उसमें से थोड़ा सा चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, जैसे फिजिकली, कि फॉर एग्जांपल फिजिकली मैंने आपको बोला कि फिजिकली वाटर स्कैर्सिटी, कि जहाँ पे है लेकिन उसका पीने का पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। दूसरा है केमिकल, कि जैसे इंडस्ट्री और फैक्ट्री में जैसे केमिकल वाला पानी नदी नाले में छोड़ा जाता है, वो एक पॉइंट वहाँ पे रिलेटेड है। एंड तीसरा है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर,
that can affect कि for example biological water biological characteristic means पानी को ज़्यादा जब प्योरीफाई किया जाता है तो उसके ऊपर बायोलॉजिकल प्रोसेस किया जाता है, तो उसकी वजह से भी कुछ हम उसकी इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे मीन्स हमारे तंदुरुस्ती पे और हमारे सर्वाइवल पे दिखाई देती है और बाकी के ऑर्गेनिज्म पे भी दिखाई देती है। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस मैम। ओके। आज सुबह से एक भी लेक्चर यस नहीं, मैम। आज सुबह से एक भी लेक्चर नहीं हुआ ना? नो मैम नहीं। ओके, पर देखिए मैंने आज सुबह जो आपको रिकॉर्डिंग भेजा था वो जरूर देखिए और उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जल्दी जल्दी देख लिया और फिर आपने अटेंडेंस लगाने के लिए वीडियो में कमेंट भेज दिया, ऐसा जरूरी नहीं। हमें पता है कौन बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और कौन बच्चे यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, तो हमारा ध्यान रहता है। आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से नोट्स निकालना है। ठीक है? ठीक है? यस और नो? यस और नो? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। वाटर पोल्यूशन में बी also defined as a phenomenon that is characterized by the deterioration of the quality of the surface and the subsurface water as a result of various human activities। कि वाटर पॉल्यूशन का दूसरा डेफिनेशन दिया जाए तो एक ऐसी घटना, फिनोमेनन मीन्स घटना उसको बोलते हैं, एक ऐसा इंसिडेंट, उसको किस तरह से कि डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द सरफेस। सरफेस मीन्स हम बोलते हैं कि जो लेयर होता है लैंड का उसको हम बोलते हैं सरफेस, उसका क्वालिटी कैसा है। कि जैसे मैंने आपको बोला कि काली माटी है तो वहां पे पानी कैसा होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, रिजर्व होता है, कंजर्व होता है। एम आई राइट? आपको मैंने पिछली बार बताया था कि यस जैसे मैम। हमारे यहाँ पे कोकन में लाल मिट्टी दिखाई देती है, माटी दिखाई देती है, मिट्टी दिखाई देती है, तो यहाँ पे पानी ऑब्जर्व करने का जो हम बोलते हैं कंटेंट, पानी कंटेंट करना है, पानी को रिजर्व करना है, वो इस मिट्टी में नहीं है, तो उसकी वजह से स्कैरसिटी हमको दिखाई देती है। समझा पॉइंट? डू अंडरस्टैंड? हाँ मैम। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आगे का देखते हैं। पॉल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फ्रेश वाटर एंड द कोस्टल मरीन इकोसिस्टम। तो पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, कि फ्रेश वाटर को किस तरह से उसको प्रदूषित किया गया है, तो सबसे पहले उसका रीजन आता है क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि किस तरह से पीने का पानी को आप क्वालिटी बनाते हो। कि जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पीने की पानी की बोतल हर जगह मिलती है, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं या कई पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, पानी की बोतल हम खरीदते हैं, लेकिन वो पानी पीने के लायक है या नहीं वो हमको खुद को डिसाइड करना है। समझ में आ रहा है? वो हमको खुद को डिसाइड करना है। और दूसरा रीजन है दैट कोस्टल मरीन इकोसिस्टम, इंटीग्रिटी ऑफ द फ्रेश वाटर एंड कोस्टल मरीन इकोसिस्टम, ये दोनों को जुड़ाकर या ये दोनों को आपस में मिलाकर जो पानी का पीने का समस्या हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। कि फॉर एग्जांपल न्यूज़ में कभी कभी ऐसा भी दिखाते हैं कि जो रेल का वाटर है, कि जो रेल का पानी दिया जाता है, कि सही में फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो टॉयलेट का पानी होता है ना, टॉयलेट में से जो पानी का नल होता है उसमें से वो पानी भरा जाता है, तो रियली सही में ये पानी हमें पीना चाहिए या नहीं, ये तो हम पे डिपेंड करता है। ओके, दूसरा है पॉल्यूशन फ्रॉम लैंड बेस्ड सोर्सेज इज करंटली द मोस्ट इमिनेंट प्रॉब्लम अफेक्टिंग द एक्वाटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। कि जमीन से जुड़ा हुआ पॉल्यूटिंग फ्रॉम द लैंड बेस्ड सोर्सेज इज द करंट इमिनेंट प्रॉब्लम अफेक्टिंग द एक्वाटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो जमीन से जुड़ा जितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, उतना वो हम बोलते हैं कि सॉइल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसकी इम्पैक्ट हमें पौधों पे भी और जो हम बोलते हैं पेड़ों पे भी दिखाई देती है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं। आगे का देखते हैं। रैम्पेंट एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज टर्निंग द वास्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अनयूजेबल। जैसे मैं अभी आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है तो हम बोलते हैं कि जो पानी में वाटर कंटेन करने का, रिजर्व करने का जो हम बोलते हैं एक प्रोसेस होता है, वो कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। However, we need to be serious
the questions ourselves on the success of pesticide. तो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा क्वांटिटी वाला फूड बना के हम एक्चुअली लैंड को भी हम लैंड को भी डैमेज कर रहे हैं, और जो हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसको भी हम डैमेज कर रहे हैं। ओके, समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। ओके, सिर्फ मिहिर मिहिर मेरा फेवरेट स्टूडेंट है ऐसा जरूरी नहीं। मैं यहाँ पे सभी बच्चों को बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ अभी 13 बच्चे हैं, 13 या 17 बच्चे। वो बाकी के किधर हैं? क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं या सोते सोते पढ़ रहे हैं? आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए, द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन कौन से सोर्सेज हैं? The question that arises, what are the factors responsible for the water pollution? The fact is that the human race has been responsible for the water pollution of the natural system. क्योंकि हम सभी को पता है, ये एक सिंपल सा पॉइंट है कि जितना हम इस्तेमाल करते उतना शायद कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करता होगा। एम आई राइट? डू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रही हूँ? डू अंडरस्टैंड? नो मैम नहीं। कि फॉर एग्जाम्पल नो मैम। जितना हमें बुद्धि दिया है, जितना हमें इंटेलेक्ट दिया है, कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पेट एनिमल्स हैं या बाकी के जो हम बोलते हैं कैटल्स दिखाई देते हैं कि देखो गाय है या भैंस है, कोई भी प्राणी है, तो जहाँ पे भी जैसा पानी मिलेगा वैसा वो पानी पी लेते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? जैसा भी यस जैसा मैम। मिलेगा वैसा खा लेते, वैसा पी लेते। लेकिन हम लोग, हम इंसान है ना, हम अपनी बुद्धि का जरा ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई कर करके उसमें थोड़ा सा चेंज ला करके उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी हम डैमेज करते हैं, लैंड को भी डैमेज करते हैं, बहुत सारा होता है। तो ये देखिए, अभी पॉइंट समझा? अभी पॉइंट समझा? यस मैम। ये कोई भी यस जो मैम। पॉल्यूशन होता है उसके लिए ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग अर्बनायझेशन, तो जितना ज़्यादा अर्बनायझेशन बढ़ेगा, अर्बनायझेशन मीन्स हम बोलतो त्याला आपण मराठीत म्हणतो शहरीकरण जितका वाढेल तितका प्रॉब्लेम क्रिएट होणार आहे। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्री में भी ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्ली कितना पानी इस्तेमाल होता है, बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है। ओके, सो दिस आर द टू सोर्सेज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। ओके, ये दो पॉल्यूशन के मेन रीजन है। द फर्स्ट पॉइंट इज the point of source of water pollution. These are easily identified as they have mixed up the location. These are generally pipes discharge almost the fixed quantities of the sewage, industrial influence, and mainly noticed in the cities and towns. तो जैसे सिटीज और टाउन्स में, कि हमें सभी को पता है कि ज़्यादातर हम बोलते हैं सीवेज पाइपलाइंस होती है, गटर पाइपलाइन होती है कि नहीं होती है? गटर पाइपलाइन होती है ना? यस मैम। ओके, पाइप्स होते हैं जैसे मैम। होती है। ओके, इंडस्ट्रियल हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल, की सपोज इंडस्ट्री वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं या बिल्डअप कर रहे हैं, तो उसका भी पाइपलाइंस होगा। ओके, उसका जो नाले, उसका जो गंदा पानी हो पीछे की पाइप की ओर से समुंदर में या नदी में फेंका जाता है। तो ये ज़्यादातर हमको सिटीज़ में दिखाई देता है। ओके, केमिकल वाला पानी भी नदी नाले में छोड़ा जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मरीन कोस्टलाइन है, मरीन या कोस्टलाइन है, तो उसका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बोले फिश बोले या अदर ऑर्गेनिज्म, उस सभी को क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो पानी उनके पेट में जाता है। फिर वही जैसे हम वैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो खाना खाते हैं, फिर घूम फिर के फिर हमारे पास आ जाता है। तो ये पॉइंट हम उनको क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है, एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड ना? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। नॉन पॉइंट रिसोर्सेज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन आर डिफ्यूज सोर्सेज। दीज आर द रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड्स, grazing lands, mining areas, playgrounds and parks, and street runoff, etc. All these non-point resources of water pollution are scattered over the surface and are difficult to control. तो दूसरा जो पॉइंट है कि जैसे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है, आपको शायद पता होगा, जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है वहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होता है कि ग्रेजिंग लैंड, कि जहाँ पे हम बोलते हैं कैटल्स ज़्यादा ग्रेस करते हैं, कैटल्स ज़्यादा ग्रेस करते हैं मीन्स घास चरा जहाँ पे ज़्यादा उग जाता है, वहाँ पे भी
पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ओके, वहाँ पे जैसे घास, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे गार्डन, हमारे घर के आसपास गार्डन है कि नहीं? शायद आपके घर के आसपास होगा, गार्डन होगा, छोटा सा आपके घर में भी होगा, आपके घर के पास, आपके घर के फ्रंट या बैक साइड में होगा। तो वहाँ पे हम डेली पानी डालते हैं कि नहीं डालते? डेली पानी डालते हैं Yes, ना? ma'am. तो वहाँ पे भी Yes. ग्रेजिंग लैंड मीन्स वहाँ पे हम बाकी के एनिमल्स हमारे कंपाउंड में नहीं आते, लेकिन जहाँ पे ग्रेजिंग लैंड होता है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे ज़्यादा घास चारा खाया जाता है। दूसरा है प्ले ग्राउंड। तो आपने शायद MS धोनी मूवी देखा होगा, MS धोनी, उससे आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। MS धोनी मूवी देखा है? यस और नो? Yes, ma'am. उसमें एक पॉइंट दिखाया था कि उसके पापा जो हो बोलते हैं ना कि वहाँ पे एक कर्मचारी होते हैं, उसके पापा एक कर्मचारी जो हम बोलते हैं कि वाटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उनको ऐसा बोला था कि प्लेग्राउंड में पानी क्यों नहीं छोड़ रहे, तो उन्होंने एक ऐसा क्या बताया था, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट रखा था कि सुबह पानी सभी सोसाइटी को या फ्लैट को चाहिए, जिसकी वजह से प्लेग्राउंड में पानी नहीं छोड़ा गया। ओके, याद आया कुछ सीन? याद आया? सीन याद आ रहा है? यस और नो? शायद आपको ये याद Yes, होगा। ma'am. मीन्स Yes, ma'am. प्लेग्राउंड को भी थोडक्यात आपण असं म्हणाल की प्लेग्राऊंडला जिथे पार्क्स आहेत, प्लेग्राऊंड आहेत, की जिथे स्ट्रीट्स आहेत, तिथे पण जास्तीत जास्त पाण्याचा वापर होतो. ओके, समझा अभी? समझा? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Yes. ये देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। आपको जब मैं नोट्स भेजूंगी तो सही में अच्छे से क्लीन दिखेगा, ऐसा नोट भेजती हूँ। ये PPT भी भेजती हूँ, नोट्स भी भेजती हूँ। Other major sources include rainwater because it carries such substances as the highway debris, including oil and chemicals from the automobile exhaust, sediments from the highway and building construction, and acids and radioactive waste from mining operations into the freshwater system as well as into the ocean. कि जैसे हमें सभी को पता है, जैसे बारिश गिरता है या बारिश गिरती है, बारिश होती है, तो बारिश के पानी के साथ सभी जो हम बोलते हैं कोई भी जैसी गंदगी होती है कि फॉर एग्जांपल वो सीवेज पाइपलाइन का हो पानी हो या रोड पे केमिकल का कुछ गिरा हुआ हो, केमिकल ऑयल गिरा हुआ, वो सबको पानी, वो सब पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ क्या चला जाता है, उसके साथ चला जाता है। दूसरा है सेंडिमेंट्स ऑफ द हाईवे, कि जब हाईवे बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, हाईवे बनाया जाता है, तो उस पर जो हम बोलते हैं अगर बारिश गिर रही है, हाईवे बनाया गया है, मीन्स बारिश होने के पहले ये हाईवे बनाया जाता है, बारिश होने के बाद भी थोड़ा सा बारिश होने के बाद उसको रिपेयर किया जाता है। लेकिन ये जो सब बोलते हैं सेंडिमेंट्स है या जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो सभी बारिश के पानी के साथ चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेस्टिंग फ्रॉम द माइनिंग ऑपरेशन इनटू द फ्रेश वाटर सिस्टम एज वेल एंड इनटू द ओशन। ये सब पानी समुद्र में चला जाता है और जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे मिक्सअप हो जाता है, तो जिसकी वजह से फ्रेश वाटर मिलने की संभावना कम हो जाती है। समझ में आया? समझ में Yes, आया? ma'am. ओके, आगे Yes. का Yes. पॉइंट लेते हैं। also transported by the rain of and by the irrigation return flow are animal waste from the farms and feedlots and widespread source of the pollutants impairing the rivers and streams, groundwater and even some coastal water. तो जैसे हम बोलते हैं कि also transported by the rain runoff and by irrigation means उसको बोलते हैं सिंचन पद्धति। तो सिंचन पद्धति से, और जैसे हम बोलते हैं कि जैसे बारिश के पानी की वजह से जितना पानी और पानी के साथ क्या क्या आता है, एनिमल वेस्ट फ्रॉम द फार्म, एनिमल वेस्ट आता है, जैसे हम उसको डंग बोलते हैं। दूसरा होता है फीड लॉस आता है, और उसके बाद जो हम बोलते हैं कि जिस तरह से गांव के या हम बोलते हैं कि छोटे छोटे गांव में जैसे नदी का पानी का, नदी का नाले का पानी का, जहाँ पे उसके कपड़े धोए जाते हैं, जानवर को नहलाया जाता है, बर्तन धोए जाते हैं या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज किया जाता है, तो उसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। समझ में आया? समझ Yes, में आया? ma'am. ओके,
उसके बाद है एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स एंड अदर केमिकल्स यूज्ड टू रेज द लाइवस्टॉक आर द कंपोनेंट्स ऑफ सच एनिमल वेस्ट। तो जो हम बोलते हैं कि जो एनिमल डंक होता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल गोबर गैस प्लांट बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है, क्योंकि उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सके। तो ये सब कुछ जो जिसमें मिलाया गया है, कि फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स मिलाया गया है, बारिश का पानी हो रहा है, तो वो सब भी कैसे बारिश के पानी के साथ क्या जाता है, बह जाता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? समझ में यस आ रहा मैम। है? ओके। आगे का पॉइंट है, आगे का पॉइंट है pesticides and fertilizers residue from the farms also contribute to the water pollution via rain drainage। कि जैसे पॉइंट होता है कि जैसे आपको अगला पॉइंट दिया जाता है, उससे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देते हो, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, यस मैम। क्लियर नहीं दिखता होगा। यहाँ पे दिखा है कि Yes, ma'am. सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जैसे हम बोलते हैं कि गटर पाइपलाइन, उसका जो प्लान है। फिर डंपिंग, डंपिंग किया जाता है ना, तब वेस्ट उसमें डाला जाता है, खड्डा किया जाता है, वेस्ट उसमें डाला जाता है, वो कहीं ना कहीं वो पानी क्या होता है, नदी नाले के पानी से मिक्स हो जाता है, और नदी नाले का पानी समुद्र में मिक्स होता है। ओके, तो दीज आर द रीजन। डू अंडरस्टैंड? डू यस अंडरस्टैंड? मैम। ओके, ये देखिए, ये आपको दिखा देगा। It is easy to control the point of sources of water pollution by operating treatment plants, but practically impossible to control non-point sources। कि जैसे non-point sources मैंने बताया, एग्रीकल्चर है, ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग प्लांट्स है, प्लेग्राउंड्स है, स्ट्रीट्स है, पार्क्स है, उसको कंट्रोल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। It therefore needs wise management of all the resources to reduce the pollution from the non-point sources of the water pollution। कि वाटर पॉल्यूशन को हमें किस तरह से रोकना है, उसका वाइज मैनेजमेंट होना चाहिए, सबको उसको समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरह से पानी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम पानी की बचत कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कि हम ये सब वेस्ट देख रहे हैं या ये हो रहा है, कभी कभी डंपिंग का होता है, कभी कभी हम बोलते हैं कि काउ डंक होता है या फिर एनिमल डंक होता है, वो भी पानी के साथ है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको बारिश के सीजन में ज़्यादा घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं। क्यों नहीं पसंद करते हैं? हर जगह गंदगी होती है पानी की वजह से। पानी की वजह से एक तो गंदगी होती है, बरोबर है। कि फॉर एग्जांपल हमारे डापोली में, आपको शायद पता होगा, जो फैमिली मार्ट जो एरिया है, वहाँ पे गटर जो है, गटर या सीवेज पाइपलाइन, पाइपलाइन भी नहीं है, गटर जो है ओपन है, ओपन है, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बारिश का पानी और गटर का पानी क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, हर जगह फैल जाता है, हर जगह गंदगी हो जाती है, और उसके बाद जो डिजीज क्रिएट होते हैं। समझा? समझा? यस मैम। ओके, सो वी Yes, हैव टू ma'am. बी वेरी केयरफुल। तो ये किसका काम है, और अथॉरिटीज का काम है, गटर पाइपलाइन ठीक करना। आगे का पॉइंट देखते हैं, नया क्वेश्चन है। अब ये ठीक से दिखाई देता है, क्लीन दिखाई देता है? यस मैम। Okay. Major type of water pollutants and their effects. Sewage. So sewage constitute 99.9% of solids and 0.1% of liquid. तो सीवेज में जब हम गटर की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो डंक होता है या गंदगी होती है, वो 99% होता है, लिक्विड 1% होता है। और these 70% are organic constituent and 30% are inorganic। तो उसमें 70% ऑर्गेनिक होता है और 30% इनऑर्गेनिक होता है। Sewage exerted by human being contains more than 400 different species of bacteria and virus। तो सीवेज में आपको शायद ये पता नहीं कि 400 जैसे डिफरेंट स्पेसीज बैक्टीरिया होते हैं और वायरस भी होते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप किसी गटर है या सीवेज पाइपलाइन है, वहाँ से आप पास होते हैं, तो एक प्रकार का स्मेल आता है,
गंदा स्मेल आता है, यस और यस नो? मैम। Yes, ma'am. जिसको हमें नहीं नाक में लेना मीन्स हमको ब्रीथ नहीं करना, फिर भी हम करते हैं क्योंकि वहां से हम पास हो रहे होते हैं। तो आप सोचिए उसमें कितना बैक्टीरिया और कितना वायरस होगा। ओके, दूसरा एक एग्जांपल कि जो गटर साफ करने वाले आते हैं, शायद आपने देखा भी नहीं होगा, देखा है? गटर साफ करने वाले आते हैं ना, जो हम बोलते हैं यस मैम, म्युनिसिपल देखा है। कर्मचारी आते हैं। ओके, तो जैसे हमको देख के उसको इरिटेशन होता है, मीन्स गंदगी को देख के इरिटेशन होता है, तो आप सोचिए वो जो अंदर उतरते हैं नीचे, हाँ, पूरा टाउन का वो साफ करते हैं, तो उनको कितना इरिटेट होता होगा, एम आई राइट? उनको कितना Yes, ma'am. इरिटेट होता होगा। ओके, कि दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि जो आमिर खान का एक प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते, शायद आपने देखा हो, सत्यमेव जयते, देखा है? नहीं देखा होगा। उसमें एक एपिसोड में ऐसा नहीं, बताया ma'am. था, एक एपिसोड में ऐसा बताया कि जैसे हम बोलते हैं हमारी जो डंक होता है, ह्यूमन ह्यूमन डंक होता है, तो कुछ गांव में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है, तो उसकी वजह से कितनी गंदगी फैलती है, कितने रोग होते हैं कि कुछ लोग हैं जो हम बोलते हैं ना म्यूनिसिपल कर्मचारी, तो जो बाल्टी लेके आते हैं साफ करने के लिए, तो उस डंक में, क्यों मुझे अभी बोलते हुए भी थोड़ा सा ऐसा इरिटेट हो रहा है कि उस डंक में क्यों जो म्यूनिसिपल कर्मचारी थे, एक ऐसा फोटो दिखा था, ऐसा सही में वो रियल में था कि वहाँ पे वो बाल्टी ढूंढ रहे उस गंदगी में, तो उनको कितना इरिटेशन होता होगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? सीवेज यस हमारा एक मैम। बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे हम पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोगों को आदत होती है हमारा घर का थोड़ी ना है, हम पानी नहीं पानी डाला तो क्या प्रॉब्लम है, कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ या पब्लिक प्लेसेस पे जाओ, तो पानी डालना चाहिए। ट्रेन में भी आपको, जैसे ट्रेन में आप इस्तेमाल करते तो वहाँ पे भी आपको पानी डालना चाहिए, वहाँ पे ऑलरेडी पानी दिया गया है, पानी नहीं डालते हैं तो गंदगी भी फैलती है और बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। ओके, दूसरा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस containing inorganic chemicals such as acids, salts, and compounds of the toxic metals like mercury and lead. It also discharges the organic chemicals like oil, gasoline, plastic, pesticides, cleaning solvents, and detergents, etc., and so make the water unfit for the drinking, harm fish and other aquatic organisms. जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस कैसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में जो केमिकल वाला पानी छोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी और लीड होता है, उसका जो हम बोलते हैं ना केमिकल्स होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी, जब आप बर्तन लेते हो, फॉर एग्जांपल स्टील का बर्तन हो या एल्यूमिनियम का हो, या फॉर एग्जांपल उसको बहुत दिन तक जब हम पानी में भिगो के रखते हैं, तो उसके पास या उसके आसपास हम बोलते हैं कि एक लेयर रेडी होता है, लेयर रेडी होता है, लेयर रेडी होता है, यस और नो? यस। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर में, फॉर एग्जाम्पल Yes. Yes, ma'am. आप एक काम कीजिए, आप आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्लास पानी का भर के रखिए, 2 दिन वो ग्लास वैसे ही रखिए, तो उसकी ग्लास में, उसी ग्लास में जैसे हम बोलते हैं ना लीड, कोई भी लीड है, तो वो उसका लीड उस पानी में उतरता है। ज़्यादातर हम क्यों, मीन्स मड़के पे हम ढक्कन क्यों लगाते हैं, मड़के पर हम ढक्कन क्यों लगाते हैं, क्योंकि बाहर का कुछ भी ऑब्जेक्ट, कि फॉर एग्जांपल हम किचन में काम करते हैं तो किचन में कॉकरोचेस भी होते हैं, लेजर्ड भी होते हैं, या कुछ ऊपर से गिर न जाए, तो पानी ढका हुआ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम। तो हम इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में जितना ऑर्गेनिक केमिकल्स होता है, लेकिन जैसे कि गैसोलाइन, ऑयल, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, क्लीनिंग, डिटर्जेंट, ये सब जो हम बोलते हैं कि ये केमिकल्स बनाने के लिए जो केमिकल्स होता है वो सब पानी में छोड़ा जाता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पानी पीने के लायक नहीं रहता। एम आई राइट? एम आई राइट, यस और नो? यस मैम। एसिड भी होता है, मर्क्यूरी भी होता है, लीड भी होता है। तो ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पीतल के बर्तन आपने देखे होंगे, पीतल की यूटेंसिल्स,
देखे हैं? यस और नो? मैम। हाँ मैम। ज्यादातर अभी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन से बर्तन इस्तेमाल करते हैं किचन में? कौन से? स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। ओके, जब पुराने जमाने में पीतल के बर्तन में खाना बनाया जाता, मिट्टी का तो बहुत दूर की बात है, पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था। ओके, तो जैसे हम मिट्टी के बर्तन में वो पीतल का हम बोलते हैं ना कि सुबह उठने, आपने शायद ये सुना भी होगा, सुबह उठ के हम जो पीतल का जो बर्तन होता है उसका पानी पिए तो हमारा, हम बोलते हैं तंदुरुस्ती, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। क्यों? कि वो लीड होता है ना, वो जो हम बोलते हैं वो धातु होता है, वो उस पानी में उतरता है, उसकी वजह से। जैसे अब देखिए, रात भर अपने पीतल के ये लोटे में पानी रखा है और वो पानी आपको सुबह पीना है, तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा जरूर। तो क्या होता है, वो पानी में सब कुछ उतरता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक तो पीतल के लोटे में पानी पीने की वजह से आपका पेट साफ होता है, आपका स्किन अच्छा होता है, सब कुछ, बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादातर अभी एल्यूमिनियम का पानी, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसमें रखा हुआ पानी आप ज़्यादातर नहीं पी सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस यस और मैम। नो? हाँ, सो दैट इज द थिंग। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन मतलब क्या? लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, grazing lands, golf courses, etc. result in increase the concentration of the nitrates and the phosphates in the water, lakes, pond, river and creeks. तो जैसे एग्रीकल्चर का पानी, एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर जैसे हम बोलते हैं इरिटेशन, सॉरी सिंचन पद्धति को क्या बोलते हैं? इरिगेशन, सॉरी, इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इरिगेशन मेथड में जहाँ लेक्स है कि जहाँ पॉन्ड है उसका पानी का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो जहाँ पे ग्रेजिंग लैंड है वहाँ पे भी लेक्स और पॉन्ड्स का पानी, रिवर्स का पानी, क्रिक्स का पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। लीचिंग मीन्स फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो क्या हो जाता है, पानी जो कंटेन करना है वो कैसा हो जाता है, प्रोसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉइल फर्टिलाइजर हो जाती है ना, सॉइल कैसे हो जाती है, सॉइल कैसे हो जाते आहे, आपण म्हणतो जमिनीची रास होतात, जमिनीची रास होते, हे ऐकलं असेल मराठीमध्ये, जमिनीची रास होते, समजतंय? यस मैम। समजतंय? मग त्याच्यामुळे ते एवढा पाणी कंटेन होऊ शकत नाही। ओके, आगे देखते हैं। दिस एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन ऑफ द वॉटर लीड्स टू द luxuriant growth of water plants that have short lifespan. म्हणजे थोडक्यात असं की असं पाणी वापरलं, असं पाणीचा जर आपण वापर केलं फर्टिलायझेशन ऑफ वॉटर, तो ते पाणी काय होऊ शकत, ते जे प्लांट्स आहेत किंवा ते आपण म्हणतो काय म्हणतात त्याला, झाडं वगैरे आहेत जे आपण म्हणतो त्याला पौधे होते या पेड़ होते, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, उनका जो लाइफ होता है वो लॉन्ग लाइफ नहीं होता है, उनका लाइफ होता है शॉर्ट लाइफ होता है। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, these dead plants are decomposed by the bacteria for which they take the oxygen from the water. और उसको डिकम्पोज करने के लिए, उस प्लांट को डिकम्पोज करने के लिए क्या किया जाता है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और बैक्टीरिया क्या मीन्स वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. यस मैम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से Yes, समझाती हूँ। ma'am. समझ में नहीं आया तो बोल दो कि मैडम समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आया। बताओ फिर से, यहाँ पे क्या यस बताया? मैम। These ma'am. dead plants are decomposed by the bacteria for which they take oxygen from the water. तो अभी ये जो प्लांट्स है फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर लेके जो प्लांट्स को पानी दिया जाता है, तो ये प्लांट्स को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और वो पानी कहाँ से ले, मीन्स वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी में से लेते हैं। समझा? समझा? यस मैम। ओके,
increase the decomposition of this Yes, dead ma'am. organic matter, result in the depletion of the dissolved oxygen in the water, further kills the fish. तो ऐसा पानी का जब ये पानी समुद्र के पानी में मिक्स होता है तो क्या होता है, फिश को ज़्यादा मीन्स हम बोलते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है पानी पानी में, समुद्र का पानी हो या नदी का पानी हो,